हेलो फ्रेंड्स। तो आज की डेट है 18 जुलाई 2020 और आज हम लोग टोटल 7 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। जैसा हम लोग हर रोज़ करते हैं कि सिर्फ एडिटोरियल्स ही नहीं डिस्कस करते हैं, उसके अलावा भी जो हम लोग बाकी के कुछ जो नेशनल न्यूज़ और कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आके होलिस्टिक नॉलेज के लिए जो ज़रूरी हो, जैसे फॉर एग्जांपल नेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे हमें सिर्फ मेंस या प्रीलिम्स नहीं निकालना, हमें आगे चल करके इंटरव्यू भी देना है और मेंस में भी मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखने के लिए आपको अलग अलग टर्म्स के हर एक तरीके से बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज पता होना चाहिए, जिस वजह से हम लोग बाकी भी न्यूज़ डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग उसी संदर्भ में सबसे पहला न्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। राजस्थान में जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है फिलहाल अशोक गहलोत और सचिन पायलट के द्वारा के बीच में, तो उसमें हम लोग पॉलिटिकल केस जो है वो नहीं समझेंगे, हम लोग उसमें समझेंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ, विप, ये सब के बीच में क्या मतभेद है। क्योंकि आप देखिए कुछ दिन पहले आपका मध्य प्रदेश में भी ऐसा कुछ हुआ था, उससे पहले मणिपुर में, दिल्ली में भी ऐसा हुआ है, कर्नाटका, और ये सब बहुत होते रहता है सबके बीच में। तो आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो रूल्स हैं वो क्या हैं इस बीच में। तो आज हम लोग बिल्कुल होलिस्टिकली उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, ईरान टाइज नीड क्वाइट डिप्लोमेसी। अब जो ईरान में हमारा छाबार पोर्ट से जो आपका अफगानिस्तान तक हम लोग का जो रेल रूट जा रहा था, उसमें हम लोग की जो हमसे जॉब कार्ड छूट गया वहाँ का, क्योंकि हमारी जो एमओयू है वो एक्सपायर कर गई है। तो अब ईरान ने चाइना के मदद से वहाँ पे खुद से रेल ट्रैक बनाना शुरू कर दिया है। तो अब उनका आगे का क्या स्टेप होगा, ये चीज़ के ऊपर जो है इस आर्टिकल में बताया है। और हमारा ये क्यों सिर्फ इंडिया ही क्या इसमें ज़िम्मेवार है, तो नहीं, इंडिया ही सिर्फ ज़िम्मेवार नहीं है, ईरान के भी और बहुत सारे प्रायोरिटीज़ हैं। और जो सैंक्शन है उससे सिर्फ इंडिया ही परेशान नहीं है, ईरान भी परेशान है, और उसके इन्वॉल्व ईरान के अंदर में और भी बहुत सारे जो फर्म्स हैं इन्वॉल्व उस चीज़ को बनाने के लिए, वो भी इन्वॉल्व है। तो पूरा होलिस्टिकली काफ़ी बढ़िया आर्टिकल है, हम लोग डिस्कस करेंगे। फोर्थ आर्टिकल हमारे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन गाइडलाइंस के ऊपर में, ये आपके फैज़ान मुस्तफ़ा जो हैं नालसार के, वो उन्होंने लिखा है। ठीक ठाक आर्टिकल है, इसमें भी थोड़ी ज़्यादा मतलब डीलिंग थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उसमें से जो मेन पार्ट है वो लोग हम उसका लिए डिस्कस करेंगे इसको शॉर्टकट में। फिफ्थ आर्टिकल हमारा है, जो पीएम मोदी ने अभी रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर भाषण दिया था इस्कॉन्स में, तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग उसमें इकोसॉक होता क्या है एक्चुअली, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का एक भाग है और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत, मेंस के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए भी। सिक्स्थ आर्टिकल है APSSDC। ये फ्लिपकार्ट के साथ अब काम करेगा कर्नाटका के अंदर। और किस प्रकार से जो लोकल आर्टिशियंस हैं, वीवर्स हैं, उन सबको इससे बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। पैन इंडिया उनको एक मार्केट प्लेस मिलेगा जो फ्लिपकार्ट प्रोवाइड कराएगा। इसके अलावा इंक्यूबेशंस भी उनको प्रोवाइड कराएगा, मतलब उनको ट्रेनिंग और ये सब सारा कुछ भी वो लोग फ्लिपकार्ट प्रोवाइड करवाएगा। तो बहुत ही बढ़िया एक मतलब फ्यूचरिस्टिक प्लान के थ्रू ये आगे बढ़ा जा रहा है कर्नाटका के द्वारा। तो ये आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। गौरतलब है कि फ्लिपकार्ट इसमें पैन इंडिया में पहले भी काम करते आया है, 50,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन कर चुका है और उनको हेल्प कर रहा है। तो अब कर्नाटका गवर्नमेंट जो है उसको अपने साथ इम्बाइब कर रही है। कर्नाटका के भी जो आर्टिस्ट हैं, वीवर्स हैं, और जो ग्राउंड लेवल पे जितने भी जो कलाकार हैं, उनको इससे काफ़ी ज़्यादा लाइवलीहुड मिशंस में हेल्प मिलेगा। सेवन्थ आर्टिकल है, जो डिफेंस मिनिस्टर हमारे 2 डे विजिट पे गए हैं लद्दाख और जेएनके में। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपके नोट्स के लिए अवेलेबल हो, ये सिर्फ इसलिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आगे चल के अगर 1 2 दिन 4 दिन के अंदर में अगर हम लोग का कुछ, क्योंकि काफ़ी एक ह्यूज बैटल ड्रिल वहाँ पे परफॉर्म किया गया है। और तो इसमें हो सकता है कुछ दिन में अभी हम लोग का कुछ इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर या फिर एक्सटर्नल जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर कुछ एडिटोरियल आए, तो इसमें अगर आपको ये सारे पॉइंट्स इस आर्टिकल के पता होंगे, तो उसमें आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। बिल्कुल एकदम जल्दी से उसको डिस्कस कर लेंगे। तो जितने भी हम लोग आर्टिकल डिस्कस करते हैं वो सब आपको पता ही है कि आप लोग टेलीग्राम में से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि जो सर्च बार है उसके अंदर आप जाकर के टाइप कर सकते हो द हिंदू 365 बिना स्पेस के, और उसके बाद gkmonk.com जो है उसको पॉपअप हो जाएगा। उस चीज़ के अंदर जाना है, फाइल्स में आपको जाना है, फाइल्स में जाकर के जितने भी हम लोग आज तक डिस्कस किए हैं सबके जो फाइल्स हैं पीडीएफ आपको वहाँ से डाउनलोड करने मिल जाएंगे। इसके अलावा भी मैं बहुत सारे ऐसे कुछ अलग अलग जो रीडिंग के लिए आपको ज़रूरत है, तो पेपर कटिंग्स में उसमें डालता रहता हूँ या फिर लिंक्स डालता रहता हूँ, वो आपको उसमें से आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपके कंटेंट में कोई सा भी ऐसा आर्टिकल है जो आपको नहीं सुनना है, आपको पहले से आता है, या फिर अगर आपको लगता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये मुझे नहीं जानने की ज़रूरत है, मुझे इसके बारे में पता है, किसी दूसरे रिसोर्स से आप पढ़ रखे हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके और
हर एक आर्टिकल जो है उसका टाइम उसमें लिखा हुआ है। आप उस डायरेक्ट टाइम के अंदर जा कर के आप उस आर्टिकल पर्टिकुलरली उस आर्टिकल को सुन सकते हो, पढ़ सकते हो। बाद में भी रिवीजन के टाइम पे अगर पीडीएफ सुनते समय अगर आपको रेफरेंस के लिए वो चाहिए वीडियो, तो आप डायरेक्ट उस टाइम के ऊपर जा कर के और आप उस सिर्फ पर्टिकुलर न्यूज़ को देख सकते हो। ये आपको हेल्प हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आर्टिकल शुरू करते हैं, बियॉन्ड द पेल ऑन राजस्थान धर्मा। तो ये देखिए वहाँ पे क्या पूरा सीन चल रहा है, मैं शॉर्टकट में बताऊँ कि सचिन पायलट जो है वहाँ पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। तो वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर थे अशोक गहलोत, इन दोनों के बीच में कहासुनी हो गई। अशोक गहलोत ने एक मीडिया में आकर के प्रेस रिपोर्ट जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे बीच में मतभेद है और यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग का काम चल रहा है। 20-25 करोड़ में हमारे कांग्रेस के जो एमएलएज हैं उनको खरीदा जा रहा है। इसमें मध्यस्थता जो है वो बीजेपी की एक लीडर है जो कि बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर हैं आपके गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने करी है। और तो उनके ऊपर में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है राजस्थान पुलिस के द्वारा, और एक एमएलए जो है कांग्रेस का उनको सस्पेंड कर दिया गया है कांग्रेस से द्वारा। तो अब हम लोग को यहाँ पे समझना है कि जो उसके बाद अभी 18 एमएलए जो कि हरियाणा में अभी किसी एक होटल में हैं, तो उनके ऊपर और सचिन पायलट के ऊपर में जो अभी केस चल रहा है एंटी डिफेक्शन लॉ का, तो इसके ऊपर उनको केस क्यों चल रहा है? ऐसा ही कुछ हुआ था आपका कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन वहाँ पे तो एंटी डिफेक्शन लॉ या नोटिस कुछ नहीं पड़ा था। तो यहीं पे क्यों पड़ रहा है? इसके ऊपर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी फ़िलहाल इसमें आप देखिए कि ये आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल में ये लिखा है कि उसके वो जो नोटिस मिला था, तो उसके ऊपर नोटिस में वो लोग कोर्ट गए थे, वो लोग अपील करने के लिए कि इस चीज़ को कैंसल करना चाहिए। और महेश साल्वे जो है उनकी तरफ से एडवोकेट हैं सचिन पायलट की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो आउट ऑफ कोर्ट जितने भी हमारे डिसेंट होते हैं। डिसेंट मतलब अगर मैं आपसे सहमत नहीं हूँ पॉलिटिकल पार्टी के डिसीजन से या फिर उसके जो भी बातें हैं, या तो उससे उसके उसमें अगर मैं शामिल नहीं होता तो मेरे पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है, जिस वजह से ये चीज़ को कैंसिल करना चाहिए, ये जो नोटिस आया है। तो उसके ऊपर में अभी जो है केस फिलहाल टल गया है और मंडे सुबह 10 बजे तक उनके पास टाइम है आगे की सुनवाई के लिए। तो इसके ऊपर में ऐसा चल रहा है अभी फ़िलहाल कि ये जो सिस्टम है, चाहे कुछ भी आउटकम आता है इस रिपोर्ट के ऊपर, लेकिन ये जो सिस्टम है आपका पॉलिटिकली ये सब सारा कुछ जो हॉर्स ट्रेडिंग का, वो बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकली अनजस्टिफाइड है। और ये इस टाइम पे जबकि ये दूसरी बार हो रहा है आपका, जब हमारे पैंडेमिक चल रहा है, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इकोनॉमिकल शटडाउन चल रहा है हमारे इंडिया में, तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ है और हमारे डेमोक्रेसी स्पिरिट जो है उसको अंडरमाइन करता है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर आते हैं और हम लोग इसको होलिस्टिकली समझते हैं कि विप क्या होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, इसके चैलेंजेस क्या हैं और इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इसको कैसे रिफॉर्म्स करके हम लोग चेंज कर सकते हैं। सबसे पहली बात, ये चीज़ मणिपुर, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पहले ही हो चुका है और अब ये राजस्थान में है। तो ये बहुत दिन पहले से ही, फिलहाल से नहीं, बहुत दिन पहले से ही ये सारा कुछ हमारे सिस्टम के अंदर होता आ रहा है और इसकी वजह से जो इनस्टेबिलिटी आती है, जो केओस क्रिएट होता है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, और सबसे बड़ी बात कि जनता में जो ट्रस्ट डेफिसिट जो आता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, जो करप्शन वाला जो एक माहौल क्रिएट होता है, वो बहुत ही ज़्यादा अंडरमाइनिंग है हमारे एक नेशनल स्पिरिट के लिए। तो 1985 में इस चीज़ को कर्व करने के लिए 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 10th शेड्यूल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। हावेवर इसके बाद भी जो है बहुत सारे लूप होल्स हैं इसके अंदर जो हम लोग को एड्रेस करने की ज़रूरत है, और कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि इसमें एड्रेस नहीं किया गया था। तो ये आया कैसे ये मुद्दा? सबसे पहले ये मुद्दा आया था आपका 1960s में, 1966 टू बी वेरी स्पेसिफिक। हसनपुर जो कि अब होडल है आपका हरियाणा में, वो कांग्रेस के एक लीडर थे, एमएलए थे, उनका नाम था गया लाल। तो उन्होंने एक दिन में 3 बार पार्टी बदली थी और टोटल 5 दिन में उन्होंने 4 बार पार्टी बदला था। तो इसके वजह से वहाँ से ही नाम शुरू हो गया आया राम गया राम। वहाँ पर जब ये चीज़ शुरू हुआ उसके बाद 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 में, जिसमें जो काउंसिल मिनिस्टर की जो सीट्स हैं उन सबको लिमिट कर दिया गया, और ताकि ये और भी ज़्यादा जो है आगे चल कर के एंटी डिफेक्शन लॉ को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करे कि आगे चल कर के लोग जो हैं वो मिनिस्ट्रेट के लिए या फिर जो कैबिनेट की सीट है उसके लिए अंदर पार्टी के अंदर में प्रॉब्लम क्रिएट ना करें।
और जो बात फिक्स हो गई वो फिक्स हो गई। ऐसा नहीं हो कि आप तो बढ़ा सकते हो सीट को लेकिन आप बढ़ा नहीं रहे हो, इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स है वो सीट मतलब हो नहीं। इससे पहले एक और बात थी कि इससे पहले 1/3 मेजॉरिटी जो है अगर वो हट करके किसी दूसरे पार्टी से मर्ज होकर के अपनी एक सरकार बना लेती है प्रॉपर किसी भी स्टेट में, तो उसको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत चार्ज नहीं किया जाएगा वो सारे जो 1/3 मेंबर्स ऑफ एमएलए जो निकल के आए हैं उनके ऊपर। बजाय इसके अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 50 एमएलए होते हैं हमारे 1/3 या फिर अब फिलहाल 2/3 चलता है तो आप 2/3 माइंड में लेके चलिए कि अगर 50 एमएलए होते हैं हमारे 2/3 टोटल मेजॉरिटी के उस स्टेट के, उसमें से अगर 49 मेंबर्स भी अगर हो रहे हैं, एक मेंबर अगर घट रहा है, तो बाकी जो 49 मेंबर्स हैं उनकी सदस्यता सदन के अंदर में से रद्द की जा सकती है। और यही होता है पावर एंटी डिफेक्शन लॉ का। और इसी वजह से जो है नोटिस वो पहुंचा हुआ है आपके सचिन पायलट के ऊपर और उनके साथ जो 18 एमएलए हैं उनके ऊपर। तो ये चीज़ ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं से ना एमएलए थे, ना एमपी थे। हाँ, उनको जो सपोर्ट किए थे जो लीडर्स, एमएलएज़, वो लोग जो हैं वो कोई चुन करके आए थे, तो उनके ऊपर ये नोटिस पड़ सकता था। लेकिन चूँकि वो लोग एक अपना सरकार बना लिए बीजेपी के साथ मिल करके, तो उनके ऊपर ये सारा कुछ जो है लागू नहीं हुआ। यही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। अब इसमें क्या है, केस क्या चल रहा है कि उनके ऊपर जो अभी एंटी डिफेक्शन लॉ का जो कानून लगाया गया है, वो व्हिप के द्वारा लगाया गया है। जो सामने कांग्रेस है, उनका ये कहना है कि बिकॉज़ वो लोग हमारे पार्टी मीटिंग में नहीं आए थे, बार-बार नोटिस के बाद में भी, तो उसके ऊपर हम लोग जो है व्हिप लगा रहे हैं। तो उस वजह से उनके जो महेश साल्वे हैं, एडवोकेट सचिन पायलट की तरफ से, उनका ये कहना है कि सदन के बाहर अगर डिसेंट दिखाया जाता है, अगर मैं किसी बात से सहमत नहीं हूँ, तो वो कोई व्हिप का या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ का दायरा के अंदर नहीं आता है। और यही जो है कि ऐसा मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच है और ये सब सारा कुछ जो है वो हमारा अंडरमाइन किया जाएगा अगर आप सदन के बाहर भी हम लोग को ये चीज़ अपनी खुद का जो डिसेंट है उसको आप प्रैक्टिस नहीं करने दोगे। क्योंकि किल्होटा होलोलो केस जो हुआ था 1992 में, देखिए किसी भी पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए आपको केसेस की जो एग्जांपल्स हैं वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ यही नहीं पेपर में भी। तो इस केस में जो हुआ था किहोटा होलोलो होन केस में, तो इसके अंदर कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि देखिए ये चीज़ आप नहीं कह सकते हो कि आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो अंडरमाइन हो रहा है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि व्हिप जो है वो किसी में भी अप्लाई हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हाँ, ये चीज़ ज़रूरी है कि स्पीकर जो है, चूँकि उसका जो है कि वो एक डिस्क्रिप्टिव पावर है और उसका होल एंड सोल उसका डिसीज़न होता है, जो भी आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है किसी भी सदन का, तो वो बस डिसाइड करता है कि किसके ऊपर ये एंटी डिफेक्शन लॉ लगाना चाहिए और किसके ऊपर नहीं। तो इसके ऊपर पहले जो है वो कहीं पे भी कोर्ट में वो लोग जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत नहीं आता था। अब जो है कि उसका डिसीज़न कहीं पे भी कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और उसी के तहत जो है अभी फ़िलहाल सचिन पायलट ने उसको चैलेंज किया है। तो अब चैलेंजेस ऑफ डिफिकेशन लॉ एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है जिसकी वजह से अभी भी ये चीज़ रुका नहीं है, अभी भी ये चीज़ हमेशा होता ही रहता है, हर साल 1-2 केस आ जाता है। चैलेंज ये है कि देखिए अगर एंटी डिफेक्शन लॉ आ जाता है आपका, तो कहीं पे भी लगता है तो डेमोक्रेसी का जो ट्रू स्पिरिट है आपका रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का, वो चीज़ अंडरमाइन हो जाता है कहीं न कहीं। आप सोच के गए हो कि नहीं ठीक है मैं बीजेपी की सरकार बनाना चाहता हूँ, लेकिन बीजेपी से कुट कट करके वो लोग कांग्रेस की सरकार बना लेते हैं, आपके ही चुने गए रिप्रेजेंटेटिव। पहले वो बीजेपी के खिलाफ सारे भाषण दे के आपसे वोट लिए और फिर जब जैसे ही सरकार बनाने की बात आती है तो फिर वो अपने वादों से और अपने भाषण से तुरंत मतलब मुकर जाते हैं। जिस वजह से ये एक हमारा जो स्पिरिट है उस चीज़ को अंडरमाइन करते हैं। उसके बाद ये लेजिस्लेटिव कंट्रोल जो है एंटी डिफेक्शन लॉ का, वो भी ज़्यादा इस चीज़ को जो है कि वो अंडरमाइन होता है क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो दायरा है, वो चीज़ को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर देता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव मतलब जो आपका कैबिनेट कमिटी होता है या फिर जो आपके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। लेजिस्लेचर वो होते हैं जो कि पूरे सदन में आपके मेंबर होते हैं, सब एमएलएज़ और ये लोग सब होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव मतलब जो पार्टी के जो हाई कमांड होते हैं वो बेसिकली ज़्यादातर वो एग्जीक्यूटिव ही होते हैं, चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर वो सब एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो उनका ही जो डिसीजन होता है वही मानना पड़ता है बाकी के लेजिस्लेचर को भी, जो एमएलएज़ हैं उनको भी। तो यहाँ पे जो मेन जो कोर फंक्शन है हमारे किसी भी सदन का, पार्लियामेंट का,
तो वो अंडरमाइन हो जाता है, वहाँ पे डिबेट नहीं होता, वो अपने डिसेंट नहीं दिखा सकते क्योंकि अगर वो दिखाएँगे तो उनके ऊपर व्हिप लग जाएगा और व्हिप लग जाएगा तो एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर हो सकता है उनकी सदस्यता कैंसल हो जाए। तो इस वजह से ये एक डाइल्यूट कर देता है सेपरेशन ऑफ पावर सिस्टम को। उसके अलावा जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो भी बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी, ज़्यादातर ऐसा होता है मेजॉरिटी जो जिसकी पार्टी की जो स्ट्रेंथ होती है, वही इस चीज़ के ऊपर अपना जो स्पीकर है वो उसको बैठाती है सदन के अंदर, तो वो उस पार्टी के वेस्टेड इंटरेस्ट के ऊपर ही काम करती है और इस वजह से बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि उनके विम्स एंड फैंसीज़ के ऊपर सारा कुछ डिसीजन जो है आगे लिया जा रहा है। अब इसके बाद एक और बात है कि जो भी स्पीकर होता है, वो एंटी डिफेक्शन लॉ लगाएगा, तो जो प्लीज आती है डिस्क्वालिफिकेशन की, मतलब कि कब तक उनको करना है वो नहीं बताया गया, टाइम पीरियड नहीं बताया गया, तो वो अपने अनुसार वो काम करते हैं। उनको धमकाया जाता है सामने वाले को कि मैं आपके ऊपर लगा दूंगा और उनको रिपीटेड उनको ट्रायल लगाया जाता है, उनको फिर मतलब टॉर्चर होता है। तो इसके ऊपर भी जो है कि सोचना ज़रूरी है, ये भी एक चैलेंज है हमारे एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर। इसके अलावा जो डिबेट एंड डिस्कशन वाला जो क्राइटेरिया है वो हमने डिस्कस कर ही लिया कि अभी फ़िलहाल भी यही चल रहा है कि जो आउट ऑफ कोर्ट, अगर आउट ऑफ सदन अगर कोई हम पार्टी में नहीं गए या फिर किसी मीटिंग में नहीं गए, तो वो एक मेरा हो सकता है नाराज़गी है, तो वो चीज़ हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन सदन के अंदर आपका वोटिंग वाला जो राइट है, उसके अंदर अगर आप एंटी डिफेक्शन लगाते हो, व्हिप लगाते हो, तो कोई बात है, कोई आप मान सकते हैं हम लोग कि हाँ ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। यही चीज़ जो है वो बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी जो हैं वो आपके सजेस्ट किए थे पहले। उन्होंने ऐसा कहा था कि रैशनल यूज़ होना चाहिए एंटी डिफेक्शन लॉ का। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी भी अगर पैसेज ऑफ एनुअल बजट हो या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, तभी एंटी डिफेक्शन लॉ का जो व्हिप है उसको यूज़ करना चाहिए। ना कि इसलिए कि अगर पार्टी मीटिंग में नहीं आ रहा, मुझे केक नहीं दिया या फिर मुझे वो मेरे नाम से नहीं बुलाया तो मैं उस पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगा दूँगा। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। फिर एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन भी ऐसा था कि एनसीआरडब्ल्यूसी जो संस्था है आपकी, नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक जब बैठी थी तो उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के फाइनल डिसीजंस के अलावा ऐसा करना चाहिए कि जो प्रेसिडेंट है उनको डिसाइड करना चाहिए और गवर्नर को डिसाइड करना चाहिए अगर एमएलए है, और वो कब डिसाइड करेंगे, वो एडवाइस ऑन इलेक्शन कमीशन ऐसा होना चाहिए। तभी किसी के ऊपर जो है डिस्क्वालिफिकेशन का जो जो रिजल्ट या मुद्दा है वो आगे बढ़े। ना कि ये कि कोई भी जो सदन का है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट में जो है वहाँ के स्पीकर और सेंटर में जो है आपका वहाँ का स्पीकर, उस वाले एमपी के स्पीकर का वो लोग जो है कि डिसाइड कर देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन इलेक्शन कमीशन के एडवाइस पे जो प्रेसिडेंट है वो उन्हीं का ही डिसीजन जो है वो मान्य होना चाहिए। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी भी बैठानी चाहिए, जो कि किसी को भी अगर कोई एमएलए या एमपी है, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों का वोट है, उसको चुन करके वहाँ पे लाया गया और सिर्फ एक किसी पार्टी के जो हाई कमांड है उनके किसी विम्स एंड फैंसीज़ के ऊपर उनको अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया जा रहा है, तो ये हमारी जनता का, और बहुत बार ऐसा होता है कि अगर डिस्क्वालीफाई हो गया तो क्या पता वो फिर से चुन करके आ जाए, जनता जो है उनके साथ ही है और जनता का वही मत है। तो फिर ये चीज़ के ऊपर एक इंडिपेंडेंट कमेटी जो है वो बैठनी चाहिए। ये जस्टिस वर्मा इन होलीगन जजमेंट जो आया था आपका 1982 वाला, उसमें ये कहा गया था कि इंडिपेंडेंट कमेटी होनी चाहिए और वही डिसाइड करे ये सारा के ऊपर में कि डिस्क्वालीफाई होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। दूसरा ये भी कि जो टेन्योर ऑफ स्पीकर जो है, वो भी डिपेंडेंट होना चाहिए कि जो मेजॉरिटी पार्टी जो है, जो भी सिस्टम में है, उनको उनका अगर सपोर्ट रहेगा, तो ही वो आगे टेन्योर कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो वो नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, वो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी को मेंटेन और प्रमोट करने का काम करें। क्योंकि जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमारी पार्टी जो है वो सब डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिकली रिप्रेजेंट मतलब इलेक्ट होकर के आती है, लेकिन पार्टी के अंदर जो ये विफ चलता है वो एक्चुअली डिक्टेटरशिप को रिप्रेजेंट करता है कि मैंने ये कह दिया तो कह दिया, अब इसी के ऊपर तुमको वोट करना है। वो जो लार्जर कंसेंट है पार्टी के अंदर में उसको अंडरमाइन करता है और पार्टी हाई कमांड जो है उसके ऊपर ही, उनके विम्स एंड फैंसीज और डिसीजन के ऊपर ये चीज़ काम करता है, तो ये डेमोक्रेटिक नहीं है। तो ये चीज़ हम लोग अब डिस्कस किया अपने और फिर हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर आते हैं, ईरान टाइज नीड क्वाइट डिप्लोमेसी। तो इस आर्टिकल को लिखा किसने? राकेश सूद हमारे फॉर्मर डिप्लोमेट रहे हैं और करेंटली डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अंदर। तो बैकग्राउंड जैसे आपको पता ही था कि ग्वादर पोर्ट अब हम लोग यूज़ नहीं करते थे और अफ़गानिस्तान का जो है वो कराची पोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा
मतलब आश्रित थे वो लोग अपना जितना भी जो, क्योंकि अफ़गानिस्तान जो है वो लैंड लॉक कंट्री है, तो उसको किसी न किसी का पोर्ट चाहिए होता था। तो यहाँ पे जो है कि वो थोड़ा रोड लाइन इनका थोड़ा ठीक है, जिस वजह से अफ़गानिस्तान जो है वो काबुल के थ्रू पाकिस्तान की तरफ होते हुए कराची जो पोर्ट है उनका यूज़ करता था। फिर उसके बाद ये बात ईरान को भी पता था, और इंडिया और अफ़गानिस्तान ने मिल कर के ये एक साठगांठ बैठाया कि अब हम लोग जो है कि छाबहार पोर्ट यूज़ करेंगे। तो इंडिया ने छाबहार पोर्ट मतलब डेवलप करना शुरू किया। इसके बाद इंडिया को ये भी एक प्रोजेक्ट मिला कि ये यहाँ पे जब छाबहार पोर्ट है, तो यहाँ से ये मेंटेन करके ज़ाहिदान से थ्रू होते हुए काबुल तक हम लोग रेल लिंक बनाएँगे। तो ये करीब-करीब 628 किलोमीटर का रेल लिंक है। तो छाबहार से लेके ज़ाहिदान तक, ये ज़ाहिदान यहाँ तक आपका 628 किलोमीटर का। तो यही यहाँ से छाबहार से ज़ाहिदान प्रोजेक्ट जो है ना, यहाँ तक का जो है अभी कुछ दिन पहले कि मोहम्मद इस्लामी जो वहाँ के ईरान के ट्रांसपोर्ट एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्रैक लेइंग प्रोग्राम जो है शुरू कर दिया ईरान के अंदर। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा खबर अभी उड़ गया है मार्केट में कि अब इंडिया के पास से ये प्रोजेक्ट चला गया है, हमारे हाथ से निकल गया है। हमने 2 आर्टिकल इसके ऊपर डिस्कस करे थे कुछ दिन पहले। तो आगे बढ़ते हैं। ईरान ने अब जो क्या है कि वो क्लेरिफ़ाई किया है कि नहीं, इंडिया से के हाथ से ये निकला नहीं है। अभी फ़िलहाल हमने लॉन्च किया है। कुछ दिन के बाद जब कुछ अगर इंडिया चाहे तो लेटर स्टेज में इंडिया इस चीज़ में जॉइन कर सकता है, और इस चीज़ को क्लियर आगे जो है वो उनके लिए हमेशा डोर ओपन रहेगा। डेवलपमेंट ऑफ छाबहार पोर्ट को कंटिन्यू करते हुए अपना रेल लिंक भी अपना वो कर सकते हैं। तो इसके पीछे जो पूरा डिप्लोमैटिक और जियोपॉलिटिकल जो रीज़न्स हैं, वो डिस्कस करा है यहाँ पे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अफ़गानिस्तान से। तो अफ़गानिस्तान को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाना था। जैसे कि हमने आगे भी किया कि कराची पोर्ट पे उनका डिपेंडेंस इतना ज़्यादा था कि दिल्ली, काबुल और तेहरान ने मिलके 2003 में ये डिसाइड किया कि हम लोग करीब-करीब 1000 किलोमीटर का छाबार पोर्ट से जो ईरान में है, वहाँ से लेके 1000 किलोमीटर का कांडला तक हम लोग सब कुछ बनाएँगे। जो है कि रेल रूट और हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग मेंटेन करेंगे। कांडला इंडिया में है आपका गुजरात के पास, यहाँ से छाबार पोर्ट जो है यहाँ तक का जाएँगे। तो ये तो आपका पोर्ट है, ये आपका 2 शिप में, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं। उसके बाद जो है कि यहाँ से यहाँ तक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड और ये सब सारा कुछ का, वो उनको मेंटेन करने का बात हुआ था, जो कि 200 किलोमीटर है आपका ज़ारंग। तो ज़ारंग जो है आपका इस जगह पे है, ये अफ़गानिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर के पास है। तो इस चीज़ को बनाने की ज़रूरत थी। इसके बाद क्या हुआ कि 2005 से लेके 2013 तक ईरान के ऊपर सैंक्शन लग गया। उस वजह से सैंक्शन की वजह से जो है कि ये 800 किलोमीटर का जो रेल प्रोजेक्ट जो था, वो करीब-करीब 1.6 बिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट किया गया आईआरसीओएन, हमारी जो कंपनी है, जो रेलवे रूट्स बैठाती है, उनके द्वारा। तो सब कुछ मिला कर के, तो वो सब तो उस वजह से इंडिया जो है रिस्क लेना थोड़ा-सा अभी सोचा कि अभी फ़िलहाल रिस्क लेना ठीक नहीं है हमारे लिए, तो उस वजह से थोड़ा-सा इंडिया उस चीज़ को डिले किया। मीनव्हाइल इंडिया जो है वो ज़ारांग से देलीराम तक, जैसे ये ज़ारांग है आपका और यहाँ पे आपका देलीराम है, तो यहाँ तक का जो रोड और रेलवे लाइन जो बनाना था, वो कंटिन्यू कर चुका था इंडिया, और वो चीज़ आगे बना ही रहा था कंटिन्यू में। और उसके लिए करीब-करीब 150 करोड़ डॉलर जो है वो इंडिया 150 मिलियन डॉलर जो है वो खर्च किया इंडिया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, 2015 में फिर से ईरान के ऊपर थोड़ा-सा सैंक्शंस थोड़ा कम किया गया, और इस बीच में जो ईरान न्यूक्लियर डील और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान एक्शंस, ये सब सारा कुछ जब साइन हुआ, तो उसी बीच जो है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए 2016 में, और हम लोग वहाँ पे जाके एमओयू साइन करके आ गए। इसी एमओयू के तहत हम लोग एक अफ़गानिस्तान, ईरान और इंडिया के बीच में एक ट्राइलैटरल एग्रीमेंट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर का एमओयू साइन हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था इंडिया के लिए। अब इसके अंदर आप देखिए कि जो हम लोग का पहले भी जो एक जो एग्रीमेंट था, उसके हिसाब से क्या है स्टेटस कि ज़ारंग टू डेलीराम, जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर में है, ये चीज़ कंप्लीट हो चुका है 218 किलोमीटर का। टोटल कॉरिडोर जो है छाबहार से ज़ारदान तक आपका, ये ज़ायदान तक ये 1380 किलोमीटर का है। ये चीज़ अभी होना बाकी है। इसमें फ़ेज़ेस में कहीं-कहीं पे कुछ-कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। मतलब बिल्कुल पूरा ही बाकी है करीब-करीब, और पार्शियली कंप्लीटेड है आपका ज़ाहेदान टू ज़ारांग। ये ईरान के अंदर से लेके ये ज़ारांग तक, यहाँ अफ़गानिस्तान के बॉर्डर तक जो है ये पार्शियली कंप्लीटेड है। तो ये दोनों करीब-करीब वैसे ही हैं, लेकिन ये ज़्यादा
यहाँ से छाबार पोर्ट से लेके आपका ये ज़ाहेदान तक जो है वो ज़्यादा इनकम्प्लीट है, लेकिन ये वाला जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा कंप्लीट है और फ़ेज़ेज़ जो है इनमें जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा इंडिया कंप्लीट करके रखा है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुका है जो अफ़गानिस्तान के अंदर में है। तो इसी फ़ेज़ 1 के तहत जो है कि एक व्हीट शिपमेंट अफ़गानिस्तान के थ्रू आया और हम लोग इधर से जो है कि ये सब कुछ हम लोग दोनों के बीच में एक आपने सुना भी होगा इसके ऊपर कि एक प्रॉपर हम लोग का सक्सेसफुल ट्रांज़ैक्शन साबहार पोर्ट के थ्रू हम लोग ने किया। फिर उसके बाद हम एक स्पेशल इकोनॉमिकल ज़ोन भी बनाने की सोच रहे थे ईरान के अंदर से, लेकिन क्या हुआ फिर से सैंक्शंस यूएसए के ईरान के ऊपर में लग गए, जिसकी वजह से इस जो न्यू हमारा जो पॉलिसी एक बनाना हम सोच रहे थे स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन का, उसके भी लग गए। तो वो भी अब इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। अब उस वजह से क्या हुआ कि हम लोग इस ये जो प्रोजेक्ट है हम लोग का वो सफ़र कर गया और इसमें वो बहुत ज़्यादा डिले हो गया। उसके बाद इंडिया ने चूँकि ये अफ़गानिस्तान के डेवलपमेंट से रिलेटेड था तो इंडिया ने उसको सैंक्शन का वेवर हासिल कर लिया यूएसए की तरफ से। लेकिन जो यूएसए की ट्रेज़री थी, उससे हम लोग को बहुत सारा हेवी इक्विपमेंट चाहिए था जैसे कि रेल माउंटरी, गैंट्री क्रेन्स वो होता है जैसे जो शिप में से उठा कर के जो बड़ा-बड़ा क्रेन होता है ना, जो शिप में से सब सामान उठा कर के पोर्ट के ऊपर रखता है, वो सब सारा कुछ आपके हार्बर बनाने में ये सब यूज़ होता है। मोबाइल हार्बर क्रेन्स जो कि कहीं भी जा कर के और अगर सामान उठा के और फिर रख सकता है। गैंट्री क्रेन्स एक जगह पे फिक्स रहता है और जो मोबाइल हार्बर क्रेन्स है वो इधर-उधर आपका मूव कर सकता है। तो ये सब सारा कुछ जो है वो यूएसए के ट्रेज़री से हमें फंड चाहिए था और वहाँ से जो है मतलब थोड़ा रिलीज़ भी चाहिए था, तो वो सब हम लोग को ग्रांट नहीं हो पाया जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया। इस बीच में क्या हुआ कि जो रेल ट्रैक प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग जो था एमओयू का जो हम लोग साइन किए थे, जो एमओयू फाइनेंस करता था आपका रेल ट्रैक प्रोजेक्ट, जो इंडिया अंडरटूक किया था प्रोवाइड करने के करीब $500 मिलियन वर्थ का हम लोग जो है वो इस चीज़ को काम करेंगे, इस चीज़ का बनाएँगे। तो वो चीज़ हम लोग का कहीं न कहीं पीछे रह गया और हम लोग उस चीज़ में कंप्लीट नहीं कर पाए। ईरान का उस टाइम पे बस इतना काम था कि वो लेवलिंग करता, जितना भी वो हम लोग रेल ट्रैक बना रहे हैं, वहाँ पे लोकल वर्कर्स को ले जाके वहाँ पे लेवलिंग करवाता। उसके अलावा उसका उतना ज़्यादा काम नहीं था। उसके अलावा जो मेन टेक्निकल काम सिग्नलिंग और सारा कुछ जो ट्रांसपोर्ट में वो लगाने का जो पटरी लगाने का सब काम है, वो सारा कुछ इंडिया की तरफ से था। लेकिन चूँकि ये एमओयू जो है बिटवीन आईआरसीओएन और ईरान के जो कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है सीडीटीआईसी, वो पिछले साल एक्सपायर कर चुका है। तो अब नए सिरे से एमओयू डिज़ाइन करने की बात है और जिसकी वजह से ईरान कंपनी जो है वो अब सारा कुछ जो काम है कंस्ट्रक्शन का, सिग्नलिंग, प्रोसेसिंग ये सब का भी वो लोग अपने तरफ से शुरू कर चुका है। यूएस का इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि जब हमारा सैंक्शन जो है हमारा जो डिले भी हो गया था तो उसमें एक ऐसी कंपनी थी जो कि आपका ईरान की तरफ से काम कर रही थी। उसके अंदर उस कंपनी के ऊपर यूएसए ने कुछ सैंक्शन लगा के रखे हुए थे। जिस वजह से इंडिया चाह रहा था और कि वो कंपनी या तो ईरान उस कंपनी के अलावा कोई और कंपनी को टेंडर दे दे या फिर यूएसए उस कंपनी से सैंक्शन हटा दे। उसके बाद जो है ईरान के अपने भी कुछ एम्बिशियस प्लान हैं जिस वजह से वो इस चीज़ को लॉन्च किया खुद से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो चाहता है कि ज़ाहिदान से मसद करीब 1000 किलोमीटर का जो ये हमारा जो है उसके बाद 150 किलोमीटर का मसद से सड़क। तो ज़ाहिदान से मसद कहाँ है? देखिए ज़ाहिदान आपका ये बालूचिस्तान प्रोविंस जो है पाकिस्तान वहाँ से स्टार्ट होता है और मसद जो है ईरान के यहाँ तक टॉप तक जाता है। इसके बाद यहाँ से सड़क जो है वो इस जगह पे आपका तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर के पास आता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये बाद में बनाएगा, अभी फ़िलहाल उसको ज़ाहिदान से यहाँ तक का बनाने का बात है। तो इंडिया यहाँ से तो बनाएगा नहीं, इंडिया तो साभार से यहाँ तक का बनाने का बात है। तो ईरान को इस चीज़ को भी मेंटेन करना, बनाना है और 150 किलोमीटर का सड़क जो बॉर्डर विद तुर्कमेनिस्तान से वाला जो है, उस चीज़ को भी बनाने का उसका आगे एम्बिशन है। इसके अलावा नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के ऊपर में भी ये लोग बहुत दिन से सोच रहे हैं, जो कि कैस्पियन सी से इनको मिलाएगा। हमारी मुंबई से ये स्टार्ट होगा, फिर ये मुंबई से ये बांदार अब्बास जो है ईरान के अंदर एक पोर्ट है, वो वहाँ से जाएगा। ये व्हाइट वाला जो है वो आपका सी है, ठीक है? ये ब्लू वाला ये जो थोड़ा-सा है अलग कलर का तो वो आपका लैंड है। तो ये बंदर अब्बास जो यहाँ पे पोर्ट है, वहाँ से ये होते हुए अंदर दूसरे-दूसरे कंट्री से अज़रबैजान और ये सब कंट्री से आपका कैस्पियन सी तक जाएगा। कैस्पियन सी आपको पता है यूरोपियन बिल्कुल यूरोप के अंदर घुस जाता है। जिस वजह से इसको नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बोलते हैं। तो इसको ये चीज़ भी अपना डेवलप करना है आगे चल कर के। तो जिस वजह से जो इतने सारे जो
इंडिया की तरफ से जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि अभी मतलब ये चीज़ स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो जिस वजह से उसने अपना ये जो प्रोजेक्ट है वो खुद से लॉन्च करने का सोचा। इसके अलावा भी जो कुछ ऐसे बातें थीं जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2011 में हमने जो कंसोर्टियम था आपका 7 इंडियन कंपनीज़ के द्वारा जो कि जो लीड किया था सेल ने जो है, और उस जबकि अफ़गानिस्तान में एक माइन है, हजीगंज माइन, उसमें बहुत सारा आयरन ओर है, तो उसको हम लोग को माइन करने का बात था। तो ये जो हजीगंज माइन का है, वो कर नहीं पाए हम लोग क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा वहाँ पे टेंस था, और इंडिया उस चीज़ को आगे बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा कंसर्न था। वहाँ इंजीनियर्स जाकर काम करना नहीं चाह रहे थे क्योंकि अनदिना वहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स और ये सब सारा कुछ होते रहता था, जिस वजह से ईरान को जो है चाइना चाहिए। हालाँकि जो ज़ी जिनपिंग है वो तेहरान गए थे कुछ दिन पहले, और वहाँ पे जाकर के उन्होंने चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉमिसेस कर के आए हैं वहाँ से, कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोग बनाएँगे, आपका सप्लाई करेंगे, इरानियन ऑयल्स भी हम लोग खरीदेंगे आपसे, गैस भी हम लोग आपका कंसेशंस रेट में लेंगे हम लोग यहाँ से। तो पूरे बहुत सारे जो वादे वो लोग वहाँ से करके आए हैं। लेकिन ईरान जो है वो कहीं न कहीं वो जानता है कि चाइनीज़ का जो है प्रोक्योरमेंट वाला जो उसका जो मर्केंटिलिज़्म वाला जो उसका कैरेक्टर है, उस वजह से वो लोग ज़्यादा उससे सटता नहीं है। उनको अपने आप में ही पता है। चाइना का जो है वो पेट्रोलियम लव उनका आपको पता ही है कितना ज़्यादा है। चाइना की एक कंपनी है सिनोपेक, उन्होंने वहाँ पे यादावरन ऑयल फ़ील्ड जो है उसके ऊपर काम करने का मतलब टेंडर उठाया था। यदावरन जो है आपका अंदर ईरान के अंदर में इस जगह पे बिल्कुल कोने पे है यदावरन, इस जगह पे अंदर में। सॉरी ईरान किधर है? हाँ, यहाँ पे इस जगह पे है ईरान में अंदर में साइड में एकदम बिल्कुल यदावरन है। तो वहाँ पे वो ऑयल पेट्रोलियम का वहाँ पे रिसर्च कर रहा था, और उसके बाद जो है वो और भी ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स है वो लेना चाह रहा था, जैसे कि फ्रेंच कंपनी जो है वो लोग वहाँ पे कुछ-कुछ अपना स्टेक्स लगा के रखी थी। उस जगह पे भी वो अपना रिसर्च करना चाह रहा था। लेकिन कुछ उनके फेल हो गए मिशंस, कुछ ठीक हो गए। उसके अलावा ये चाइना के जो प्रोजेक्ट्स थे, इसके अलावा कुछ टेंशन्स उस रीजन में और भी ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाइल अटैक हुआ था, बैलिस्टिक मिसाइल और इस सब से। सऊदी अरेबिया जो है उसके अंदर में यहूतीज़ जो थे वो लोग मिसाइल अटैक किए थे, और यूएस ड्रोन स्ट्राइक जो हुआ था, यूएस अभी जो ड्रोन स्ट्राइक किया था, वहाँ के जो आपने सुना होगा, जो चीफ जनरल कासिम सुलेमानी जो थे, उनको वहाँ पे टपका दिया था यूएसए ड्रोन भेज करके। तो उसके बाद जो है कि और उसके अलावा भी लास्ट 4 वीक से जो ऐसा आ रहा है खबर कि भाई वहाँ पे अभी न्यूक्लियर वो लोग डेवलप कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा जो बॉम्ब ब्लास्ट और ये सब पेट्रोलियम ब्लास्ट ये सब कुछ हो रहा है। और उनको खुद मतलब वो लोग ऐसे कहे कि कोई जान-माल का भी फिलहाल तो कोई ना नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल लॉसेस हमें हो गया है। ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया था, हमने डिस्कस किया था ये अपने एडिटोरियल्स वाले डिस्कशन के अंदर, इसी डिस्कशन के अंदर। फिर उसके बाद यूएस इज़राइल एजेंसी, ऐसा भी कहा जा रहा है, ऐसा अटकलें लगाया जा रहा है, ऐसा प्रूफ तो नहीं है कि यूएस और इज़राइल एजेंसी जानबूझ के ये सब जो मिस्चीरियस जो है सब बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, वो सब वही लोग करवा रहे हैं। क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि उसके अंदर जो यूएनएससी वाला जो अगर शांति रहेगा ईरान में, तो यूएनएससी के ऊपर जो सैंक्शन उन्होंने लगा के रखा है, के द्वारा जो लगा के रखा है, तो वो चीज़ उनका हट जाएगा। उसीलिए वो लोग चाह रहे हैं कि ऐसे ही प्रॉपर मतलब इधर-उधर बॉम्ब ब्लास्ट होते रहे, और उसके ऊपर जितने सैंक्शंस हमने लगा के रखे हैं, वो कंटिन्यू रहे। क्योंकि अब वो जो सैंक्शन वो लोग लगाए थे यूएन रिज़ॉल्यूशन 2231 जो अडॉप्ट किया गया था जुलाई 2015 के अंदर में, वो सारा कुछ सैंक्शन अब अक्टूबर 18 को हटने वाला है। तो जिस वजह से यूएसए जो है वो फिर से ऐसे धमकी दे रहा है कि आपका ये सब प्रॉब्लम चल रहा है, तो हम लोग फिर से आपको जेसीपीओए के ऊपर जो हम लोग सैंक्शन लगाए थे, वो चीज़ हम लोग फिर से रिवोक कर देंगे। जबकि जेसीपीओए जो है संस्था वो अब खत्म हो चुकी है, ईरान ने उसको डिसबैंडन कर दिया है। तो इसके ये जो दोगला नीति है यूएसए का, तो उसके ऊपर यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जो है वो क्रिटिसाइज़ किया है यूएसए को, उसकी डुप्लिसिटी के ऊपर में, और उसके बाद लेकिन फिर भी वो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जो है इसको ऐसा करने के बाद भी वो लोग वीटो नहीं मार रहे हैं यूएसए के इस डिसीजन के ऊपर कि सैंक्शन हटाना चाहिए या फिर बढ़ाना चाहिए। तो जिस वजह से अभी ईरान ये सोच रहा है कि कुछ दिन हम थोड़ा-सा और इंतज़ार करते हैं, और क्या पता अभी जो न्यू रिजीम आएगी यूएसए के अंदर न्यू इलेक्शन के बाद में, तो वो हम लोग के ऊपर थोड़ा-सा नरम होके आएगा। फिर उसके बाद तेहरान के अंदर भी बहुत सारे आपके जो रिजीम चेंज हो रहा है, और उसके जो मिनिस्टर्स हैं वो अलग-अलग चेंज हो रहे हैं, कुछ सीट्स आ रहे हैं, कुछ हाउसेस में अलग-अलग, ये सब इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में आप इसको सिर्फ़ एक लाइन में लिख सकते हैं कि उसके इंटरनल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा अभी फेर-बदल हो रहा है, इंस्टेबिलिटी है, तो इस वजह से जो डिसीज़न मेकिंग पावर है वो उतना ढंग का वहाँ पे है नहीं। तो उसके बाद और लेसन्स हम क्या सीख सकते हैं? लेसन्स ये हो सकता है कि जैसे ये बात तो ईरान को पता है कि चाइना से हम लोग ज़्यादातर पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप कर नहीं सकते हैं।
हालाँकि वो लोग अभी फ़िलहाल सोच रहा है इसके बारे में, लेकिन अभी वो लोग कहीं न कहीं इंतज़ार कर रहा है कि जो सैंक्शंस हैं हमारे ऊपर, अगर यूएसए की जो रेज़ीम है वो थोड़ी-सी अगर सही आ जाती है, अगर हमारे से सैंक्शंस अगर हट जाते हैं, तो हम लोग इंडिया और ये सब सारे कंट्रीज़ के साथ ही हम लोग प्रोसीड करेंगे। क्योंकि अभी फ़िलहाल इतने सैंक्शंस हैं कि वो कन्वेंशनल वेपन्स भी जो है कि आस-पास वाले कंट्री से वो खरीद नहीं सकते हैं। इनफैक्ट जो जर्मनी और फ्रांस कंट्रीज़ हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा ये सब कन्वेंशनल वेपन बेचते हैं, तो उनके लिए इसी बात से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। उनको लग रहा है कि इनको हम लोग बेच नहीं पा रहे हैं। लेकिन इंडिया इकलौता ऐसा देश है जो कि यूएसए के सैंक्शंस के अलावा भी होने के बावजूद भी वो लोग वेवर यूएसए से अर्न कर लिया, छाबार पोर्ट में काम करने के लिए अफ़गानिस्तान का नाम लेकर के। तो ये चीज़ ईरान को और बाकी देश भी जो है बहुत एकदम बिल्कुल चकित होकर देख रहे थे कि यार ये इंडिया मतलब कैसे अर्न कर चुका है, कर लिया इस सब चीज़ से। इसके अलावा इसी वजह से जो है ईरान जो है कि वो चाह रहा है कि इंडिया के साथ वो लोग थोड़ा-सा और आगे तक हम लोग अपना मतलब रिलेशनशिप बढ़ाएँ। लेकिन इसके अलावा जो है इंडिया के ऊपर में और भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगते हैं कि इंडिया जो है कि वो बहुत सारे साइन तो कर लेता है टेंडर्स, लेकिन उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया का कोऑपरेशन प्रोजेक्ट जो है नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार ये सब की वजह से, वो भी बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है टाइम के साथ और उसके वजह से जो है इनका कॉस्ट जो है वो टाइम टू टाइम, जैसे आपको पता है कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो अगर डिले होता है, तो उसके साथ-साथ वो टाइम बढ़ते जाता है। तो ये इस तरीके से जो कंक्लूज़न लास्ट में ये कहते हैं राइटर कि हम लोग को ये जो अपना जो एक लेबलिंग है कि हम लोग डिले कर देते हैं किसी न किसी कारण की वजह से, वो चीज़ हम लोग को हटाने की ज़रूरत है। ये हम लोग का जो इंटरनेशनल एक जो हम लोग का एक प्रेस्टीज है, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा कम कर रहा है और इस चीज़ के ऊपर इंडिया को जो है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है और कंपल्सरी स्टेप उठाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन गाइडलाइन दैट इज़ कोर्स लो। तो ये फैज़न मुस्तफ़ा जो कि वाइस चांसलर नेशनल नालसा यूनिवर्सिटी के, उन्होंने और संगूस घोष जो है आपकी स्टूडेंट है नालसार के, वो दोनों अपने इस चीज़ को लिखे हैं ये आर्टिकल। तो हम लोग देखते हैं ये आर्टिकल में एक्चुअली है क्या? ये आर्टिकल अभी 6 जुलाई 2020 में ऐसा एक अभी रेगुलेशन आया, गाइडलाइंस आया यूजीसी के द्वारा कि हमें सितंबर लास्ट तक जितने भी जो फाइनल ईयर जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उनका एग्ज़ाम ले लेना है। चाहे आप ऑनलाइन से लो या पेन पेपर से लो या फिर दोनों का मिक्सचर करके लो, लेकिन आपको ले लेना है डिलेड टाइमलाइन के, मतलब ये डेडलाइन के पहले। इससे पहले जो पंजाब, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, ये सब जो सरकारें हैं, जो अलग-अलग स्टेट्स की अलग-अलग रिजीम की, सेंटर से अलग है, जैसे बीजेपी से अलग है वहाँ पे सरकार, इन सब जगहों पे उड़ीसा, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, तो राजस्थान, तो ये सब जगह पे पहले ही जो है एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा, ये चीज़ अनाउंसमेंट हो चुका था। उसके बाद अब उत्तर प्रदेश जो है वो अनाउंस किया था कि उनके यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ामिनेशन होगा। उसके बाद जो है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ऐसा डिसीज़न आया कि ये काफ़ी ज़्यादा आर्बिट्रेरी है और फिर उसके बाद ये चैलेंज किया गया दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कि एग्ज़ामिनेशन जो है आप लोग नहीं ले सकते हो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के और छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा भी जो है कि 182 यूनिवर्सिटीज़ ऐसे इंडिया में हैं जो कि एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवा चुके हैं और 235 ऐसे प्लान कर रहे हैं कि उनको आगे एग्ज़ामिनेशन अगस्त-सितंबर तक कैसे भी करके ले लेना है। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या-क्या है, जिसके वजह से एग्ज़ामिनेशन नहीं होना चाहिए? ये जितने आपके पॉइंट्स अब यहाँ से दिखोगे आप सब यही पॉइंट्स बताएँगे कि एग्ज़ामिनेशन क्यों नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात ये है कि हमारे इंडिया में जितने भी एग्ज़ामिनेशंस होते हैं, वो सारा कुछ रिकॉल ऑफ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन के ऊपर होता है कि कितना ज़्यादा जो बच्चा है वो फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन रिकॉल कर पाता है। और हमारे टीचर्स जो हैं वो इसके लिए ट्रेंड नहीं है कि वो ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए पेपर सेट कर सके। बिकॉज़ अगर ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन होता है तो सब बच्चे जो चीटिंग करेंगे, पेपर बुक खोल लेंगे और कंप्यूटर के सामने बैठ के एग्ज़ामिनेशन देंगे। आप किसी सेंटर पे तो उसको रखोगे नहीं, क्योंकि अगर सेंटर पे रखोगे तो फिर उसके बाद ऑनलाइन ही क्यों, उसको लिखवा के ही ले लीजिए, ऐसी बात हो जाएगी। तो इस वजह से ओपन बुक के लिए एक काफ़ी ट्रेन्ड टीचर्स चाहिए जो कि हर एक यूनिवर्सिटीज़ के पास अवेलेबल नहीं है। उसके बाद देखिए सर्टिफ़िकेशन ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर्टिफ़िकेट्स हमें एग्ज़ामिनेशन के थ्रू मिल जाए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो होल एंड सोल नहीं होना चाहिए। इस सर्टिफ़िकेट के चक्कर में हम लोग पहले भी देख चुके हैं, बहुत सारे अनफॉर्च्यूनेट स्टेप्स जो है बच्चे उठा चुके हैं अलग जगह-जगह पे। तो इस वजह से आपको वन साइड फिट ऑल जो है वो चीज़ नहीं देखना चाहिए। इंडिया में बहुत तरह के यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिटरी, एफिलिएटेड, प्राइवेट एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, ओपन स्कूल्स हैं, ये सब सारा कुछ अलग-अलग तरीके हैं। तो आपको एक ही अमली जाना सबको नहीं पहनाना चाहिए। आपको उनको ऑटोनोमस देना चाहिए, थोड़ा-सा ऑटोनोमस उनको प्रोवाइड करवाना चाहिए। उनको थोड़ा-सा पावर, अथॉरिटी जो है उनको अपने अंदर देना चाहिए और उसके बाद आप देखिए कि हो सकता है कि कुछ अलग-अलग यूनिक
इनोवेशंस वो लोग अपनी तरफ से लेकर के आए हैं, जो कि नेशन वाइड में इम्प्लीमेंटेशन के लिए सहायक हो सके। यूजीसी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में है, उसी के नाम पे इंडिया में भी यूजीसी बनाया गया था, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स का यूजीसी और इंडिया के यूजीसी में बहुत ज़्यादा अंतर है। जैसे कि इंडिया में जो है यूजीसी का जैसे नाम ही है आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो इसमें इसका एक काम ये भी है वैसे कोऑर्डिनेशन और ये सारा कुछ रिकॉग्निशन प्रोवाइड करवाता है, कोऑर्डिनेशन और सब कुछ प्रोवाइड करवाता है अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ के बीच में, और स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए एजुकेशन का वो सब कुछ उनको उनको बताता है, ट्रेनिंग-वेनिंग भी थोड़ा बहुत इसका आजकल देने लग गया है। इसके अलावा वो जो है कि जो जो फंड है वो भी उसको ग्रांट करवाता है यूनिवर्सिटीज़ को। तो ये जो काम है, इस राइटर कहते हैं कि जो इनका काम है, जो फंड प्रोवाइड करवाना, वो तो ये ढंग से कर नहीं रहे हैं। जितने भी हमारे हमारे देश में यूनिवर्सिटीज़ हैं, अधिकांश जो है वो अंडर फंडेड है और उनमें उतना ज़्यादा ऑटोमेशन मतलब ऑटोनॉमस वो उतना है नहीं अपने आप में। उसके अलावा जो पुरानी जो गवर्नमेंट थी हमारी, वो भी इस चीज़ को बदलना चाहती है, और अभी नई जो गवर्नमेंट आई है, वो भी इस चीज़ को यूजीसी को हटा कर के हायर एजुकेशन कमीशन लेकर के आना चाहती है। तो इसके ऊपर यूजीसी का सबसे पहला जो एक रिकमेंडेशन आया था 29 अप्रैल को, उसमें ऐसा कहा गया था यूजीसी के जो चेयरमैन है डीपी सिंह के द्वारा कि फ्लेक्सिबल एंड इंक्लूसिव अप्रोच हम लोग रखेंगे, और यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी बच्चे हैं उन सबको हम प्रमोट करेंगे फाइनल ईयर के मार्क्स के ऊपर। मतलब नॉट ऑन फाइनल ईयर्स मार्क्स, बट जितने भी आपके जो इंटरनल इवैल्यूएशंस हैं और फिर आपके उसके जो मार्क्स और ग्रेड्स दिए गए हैं, और पहले के भी जो उसके एग्जामिनेशंस हुए हैं उसके कुछ एक कॉम्बिनेशन बना करके उनको पास किया जाएगा। लेकिन और ये चीज़ को वेलकम भी किया गया था बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, अलग-अलग स्टेट्स के द्वारा। लेकिन ये चीज़ को एक्सटेंड नहीं किया, फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए एक्सटेंड नहीं किया गया। अब उसके बाद ऐसा देखा गया कि बिफोर यूजीसी जो है गाइडलाइन रिलीज़ करता, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र जो है अपने एग्ज़ामिनेशन को कैंसल कर दिए थे फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए। लेकिन उसके बाद यूजीसी पता नहीं क्या अपना ईगो पे लिया है या फिर क्या लिया है, यूजीसी को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का पालन करना चाहिए, सबका मत को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, बजाय इसके कि वो अपना ईगो के ऊपर मैटर को लेकर के और इस तरह के अब्रप्ट डिसीजंस पालन करवाए उनके बॉडीज़ के थ्रू। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का ऐसा कहा गया था कि ये जो डिसीजन लिया गया वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के तर्ज पे लिया गया था। तो लेकिन फॉरेन यूनिवर्सिटी के तर्ज पे अगर आप लोगे तो उस हिसाब से आपके पास मतलब अकोमोडेशन और वो सारा कुछ भी तो होना चाहिए ना। फॉरेन यूनिवर्सिटी के जो जितने भी टीचर्स होते हैं उनको फ्रीडम होता है, अपने अनुसार वो सारे कुछ जो डिसीजंस हैं वो ले सकते हैं, और जो मैकेनिज़्म है उनका इवैल्यूएशन का वो अपना उनका अपना रहता है। लेकिन इंडिया में ये सारा कुछ ऑटोनॉमस मतलब इतना है नहीं उनके पास पावर्स सारे टीचर्स को यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। उसके अलावा जो वायरस ऑफ शैडो है वो भी अभी बना हुआ है। हमें नहीं पता है कि सितंबर 2020 के तक जो डेडलाइन है हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का, उस समय तक हमारा कितना घट पाएगा या फिर वो कंट्रोल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी जो है कि 1 मिलियन केसेस आपका कल परसों आ चुका है इंडिया के अंदर, और ये बढ़ते ही जा रहा है हर दिन 30,000 29,000 ऐसे करके बढ़ते जा रहा है। तो इस चीज़ में जो है आगे चल करके ये चीज़ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत ही क्या है, जबकि आपका फ्यूचर जो है स्टूडेंट्स का वो जॉब और हायर एजुकेशन में जाने का है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होता तो बच्चे जो हैं अभी या तो हायर एजुकेशन के लिए वो कहीं न कहीं एडमिशन ले लिए होते। जैसे आईटी या 10th क्लास करके 12th क्लास करके बच्चे जो है आईटी की तरफ वो एडुकेशन अभी एडमिशन लेने का शुरू कर चुके होते, और नहीं तो अगर उनको जॉब करना होता है तो कहीं न कहीं वो जॉब जॉइन कर लेते ये दिखा के कि हाँ, मेरा सर्टिफिकेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, मेरा डिग्री जो है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी जो लैक ऑफ एश्योरेंस है उस वजह से बहुत सारे जो छोटे यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो अपना स्टूडेंट्स को लेकर के और ऑनलाइन क्लासेस शुरू करवा चुके हैं, लेकिन जो बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि जेएनयू ये सब, तो उनको अभी यही एश्योरेंस नहीं है कि उनका अगला जो कैलेंडर ईयर है वो कब से शुरू होगा, एकेडमिक ईयर कब से वो शुरू कर पाएँगे, जिस वजह से अभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, और वहाँ पे जो है आपका पढ़ाई शुरू नहीं हो पाया। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत जगह पे ऐसा भी हो सकता है कि जैसे जो डब्ल्यूएचओ है वो ऐसा बोला है कि अभी फ़िलहाल तो ये कम होने वाला है नहीं, आपका कोरोना वायरस इतना जल्दी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी ख़त्म होने में 14 से 15 दिन लगता है, और इतने ज़्यादा जो केसेस हैं वो कम से कम अभी प्रोलॉन्ग थोड़ा बहुत और खींचेगा। तो इसके ऊपर 2 बच जाता है ऑप्शन यूजीसी के पास, या तो वो डेडलाइन जो है उसको और बढ़ाएगा, और नहीं तो वो फ़ोर्स करेगा कि कंडक्ट करे ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन। जो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन अगर वो फ़ोर्स करता है तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा बहुत सारे बच्चों के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट या फिर स्टडी मटेरियल का हर जगह पे
एक समान लोगों को नहीं मिलता है। इसके अलावा जो एनवायरनमेंट है घर के अंदर में कोई अगर गाँव में रहते हैं, उनका एनवायरनमेंट या फिर कोई शहर में रहते हैं, उनके घर में सब कुछ एसी और सब कुछ अलाउ है, सब कुछ बढ़िया तरीके से चलता है वहाँ पे, उनका एनवायरनमेंट, इन सब में बहुत ज़्यादा अंतर है क्योंकि अब हॉस्टल में तो बच्चे रह नहीं रहे हैं। तो ये जो सेकंड वाला जो है वो चीज़ तो मतलब लेना बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी हो जाएगा और अगर पहला ही केस लेना है, इसको और एक्सटेंड करना पड़ रहा है आपको डेट को, तो ये तो कोई पॉइंटलेस ही नहीं है। इससे अच्छा तो आप अभी वो पुराना वाला जो जो आप फाइनल ईयर के अलावा जो बच्चों को फ्लेक्सिबल वाला जो करवाए थे, वही चीज़ आप इम्प्लीमेंट करवा देते। एक्सटेंड करने का मतलब है तो फिर अब क्या ही मतलब है, मतलब और भी ज़्यादा जो बर्डन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि एनी केस द पीरियड ऑफ 4 टू 6 मंथ वुड हैव इम्पैक्टेड स्टूडेंट्स डिफरेंटली। अब देखिए अगर आप इसके बाद में 4 से 6 महीना और इनको लगेगा जॉब पकड़ने में या फिर अगले हायर इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए, तो ईयर इनका बर्बाद हो रहा है और इस वजह से जो है कि बहुत ज़्यादा उनको लॉसेस झेलना पड़ता है। अब इनको ये कहते हैं जो राइटर हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए ये मुझे समझ में नहीं आता है कि जो फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं, उनका जो फाइनल सेमेस्टर है, उसको इतना सैक्रोसैंट क्यों समझा जा रहा है? हाँ, ठीक है, सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन हमारे ऊपर चलता है, तो ये सेमेस्टर में ऐसा थोड़ी होता है कि हम लोग हायरार्की के सिस्टम से लेते हैं या फिर ऐसा लेते हैं कि सिर्फ़ इसी एक ही सेमेस्टर के अनुसार हमें डिग्री मिलता है। हमें जो डिग्री मिलता है, उसमें सारे सेमेस्टर्स का ऐड होकर के क्युमुलेटिव हमें डिग्री मिलता है। तो सिर्फ़ हमें ये फाइनल सेमेस्टर करवाने के लिए इतना ज़्यादा मतलब एम्बिशियस क्यों हो रही है हमारी सरकार? ये इतना रिस्क लेकर के कि इतने सारे बच्चों को एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाएगी 10 लाख और 10 लाख से ज़्यादा हमारा जो है अभी फ़िलहाल बच्चे एक साथ में एग्ज़ाम हो सकता है, दे पाएँगे आगे, देंगे इस चीज़ के लिए इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ये रूल के लिए। तो उस वजह से राइटर कहते हैं कि यूजीसी को जो है कि अभी फ़िलहाल इसके बारे में सोचना चाहिए और अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स कॉल फॉर बोल्ड स्टेप्स एंड अनप्रेसिडेंटेड डिसीजंस। तो मतलब कठिन परिस्थितियों में उससे भी कठिन और दुर्गम जो है कि और काफ़ी मतलब डिसिसिव एक स्टेप्स उठाना पड़ता है और यूजीसी को इस स्लोगन के अनुसार काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा जो एंग्ज़ायटी और मेंटल स्ट्रेस जो है स्टूडेंट्स के ऊपर, उसके ऊपर भी यूजीसी को सोचने की ज़रूरत है कि उसको किस प्रकार से आगे एक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा नेशनल यूएन मीट जो है उसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जो है रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर जो भाषण दिए उसके ऊपर हम लोग को चर्चा करना है। इसमें इकोसॉक के बारे में आपको जानना चाहिए कि जैसे यूएन चार्टर के अनुसार ये एस्टैब्लिश किया गया था, 6 मेन ऑर्गन्स के अंतर्गत आता है। आपको 1945 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। तो इस ये जो है प्रिंसिपल बॉडी है जो कोऑर्डिनेशन करवाता है पॉलिसी रिव्यू और पॉलिसी डायलॉग्स के अंतर्गत और फिर उसके बाद क्या है इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज़ के अंदर ये पॉलिसी रेगुलेशन या फिर पॉलिसी रिव्यू या फिर पॉलिसी डायलॉग, रिकमेंडेशन ये सब अलग-अलग देश को करवाता है। ये और भी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन इसका जो है अलग-अलग जो डेवलपमेंट गोल्स आता है, वो सब के ऊपर में भी जो है रिव्यू करवाता है। जैसे कि पॉलिसी रिव्यू के अंतर्गत ये सारा कुछ आता है, इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट गोल्स है, वो सब तो इसके ऊपर में अलग-अलग देश को सजेस्ट करता है। फिलहाल जो है वो उसमें 54 मेंबर्स कंट्रीज़ हैं इसके ऊपर और ये चीज़ जो है वो ओवरलैपिंग तरीके से हर 3 साल के टर्म पे चेंज होता है। इंडिया फिलहाल 31 दिसंबर 2020 तक इसका पार्टिसिपेंट है। तो आगे अब इसमें हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ये जो यूनियन चार्टर है उसको हमें अब फिर से रीऑर्गनाइज़ करवाने की ज़रूरत है। क्योंकि ये 1945 में जब वॉर आया था, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस का जो है कि वो बनाया गया था, वो बॉर्न हुआ था और इस टाइम पे जो अभी पूरे वर्ल्ड में जो रिसेशन चल रहा है और इतना बड़ा जो आपदा आया है, उसमें हम लोग को इसके बारे में फिर से सोचना है कि इसको फिर से एक नया जन्म कैसे हम लोग दे पा सकते हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग मल्टीलैटरलिज़्म को और ज़्यादा अच्छा रिफ़ॉर्म करके लेकर के आएँ, जैसे कि वर्ल्ड अभी बहुत सारे देश जो है प्रोटेक्शनिस्ट होने लग गए हैं, यूएसए की तरफ ऐसा इशारा था कि वो लोग क्या है कि अब बायलैटरलिज़्म और अलग-अलग कंट्रीज़ से वो लोग अपने पर्सनल जो है रिलेशनशिप बढ़ाने लग गए हैं और उस वजह से जो है कि मल्टीलैटरलिज़्म बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचा है। आप देखिए कि डब्ल्यूटीओ से भी बहुत लोग जो है बाईपास करके अपने आप में अलग-अलग कंट्रीज़ जो हैं आपस में अपना-अपना धंधा चला रहे हैं और उस वजह से जो छोटी कंट्रीज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है। आप देखिए कि 150 कंट्री से ज़्यादा हम लोग हेल्प किए हैं कोविड-19 के अंदर, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा और असिस्टेंस हमने पहुँचाया है। हमने सार्क कंट्रीज़ जो है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, उन कंट्रीज़ को भी हमने इमरजेंसी फंड प्रोवाइड करवाया कोविड-19 की वजह से, जो हमारे नेबरहुड कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट पैकेट अनाउंस की है, करीबन $300 बिलियन डॉलर्स का और इसमें इकोनॉमिक जो है इकोनॉमिक ट्रैक हम लोग जो है इकोनॉमी अपना वापस ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम इन सब के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं।
और हमें ऐसा उम्मीद है कि हम लोग जो अपना ग्रास रूट लेवल हेल्थ सिस्टम है, उससे हम लोग कोविड-19 से फाइट करके और हम लोग इस चीज़ से आपदा से ऊपर उभर कर विक्टोरियस आगे आएँगे। यूनाइटेड नेशन जैसे है कि सेकंड वर्ल्ड वार के फ्यूरी वॉर के बाद में ये बॉर्न हुआ था और अभी जो है इस कॉन्टेक्स्ट में हमें इसको रीबॉर्न करना है और इसमें जो है इंडिया पुश करने की कोशिश किया, मतलब दबे शब्दों में कि ऐसा कहा नहीं उन्होंने, लेकिन एक एक थोड़ा-सा पुश किया कि हम लोग इस प्रकार से जो है कि यूएन चार्टर कमीशन जो है वो 5 मेंबर से और बढ़ा करके हम लोग उसको बढ़ाएँ और इंडिया की जो मेंबरशिप की वाली जो बात है उस चीज़ को और हम लोग उसको सशक्त कर पाएँ। और इंडिया जो है इसके अलावा फूड, ट्रेड, क्लाइमेट ये सब से भी अभी जूझ रहा है और इस सब के ऊपर हम लोग जो है डिसिसिव स्टेप उठा रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है कि वहाँ के जो वहाँ के जो मेंबर हैं, जो यूनाइटेड सेक्रेटरी जो हैं, यूएन के सेक्रेटरी जो हैं जनरल, उन्होंने कहा, एंटोनियो ने कहा ऐसा कि अभी फ़िलहाल इंडिया पूरा वर्ल्ड जो है वो इसको इकोनॉमिक क्राइसिस से और हेल्थ क्राइसिस से जूझ रहा है और ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बीच में और फिर क्राई फॉर रेशियल जस्टिस और सोशल जस्टिस और क्लाइमेट जस्टिस ये सब के बीच में अभी इस प्रकार के जो लोगों के बीच में एंग्ज़ायटी, फ़ियर और होप है कि हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा या फिर कब ठीक होगा, कब नहीं होगा, उस सब चीज़ को हमको प्रिज़र्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये छठा आर्टिकल जो है एपीएसएसडीसी है, ये लिंक किया गया है आपका एक पैक्ट के थ्रू फ्लिपकार्ट के द्वारा। तो ये जो संस्था है आपका एपीडी, ये आपका आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन है, एपीएससी। अब ये एक एमओयू साइन किया है ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के साथ। इसमें क्या होता है, स्टेट आर्ट, क्राफ्ट, हैंडलूम और सेक्टर्स में जितने भी जो ई-कॉमर्स जो सेक्टर है, जो उस मतलब ये स्टेट आर्ट, क्राफ्ट और हैंडलूम सेक्टर्स जो हैं, उन सबको ई-कॉमर्स सेक्टर के अंदर इम्बाइब करवाने की बात है इसके अंदर। और इसके फीचर्स क्या हैं? फ्लिपकार्ट का एक समर्थ प्रोग्राम है, उसके अंदर उसके ही थ्रू ये चीज़ को इम्बाइब करवाने की बात है। ई-कॉमर्स में जो इम्बाइब करवाएगा वो इसी प्रोग्राम के थ्रू इम्बाइब कराएगा और फ्लिपकार्ट इम्बाइब करवाएगा। उसमें क्या होगा कि 13 डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, उनको उनके जितने भी आर्टिशियंस हैं, वीवर्स हैं, क्राफ्टमैन्स हैं, जो कि ग्राउंड लेवल के जो अंडर रिजर्व सेक्टर्स के जो लोग हैं हमारी सोसाइटी के अंदर में, उनको एक थ्रस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा मेड इन इंडिया एफर्ट के तहत। और उनके जितने भी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके बिजनेस को इंक्रीज करने का, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज करने का वो एक मौका देगा, क्योंकि उनके जितने भी जो सब्सटेंस हैं उनको पैन इंडिया एक बैनर प्रोवाइड कराएगा फ्लिपकार्ट। और आप जो लोग हैं और हम सब लोग जो हैं उन सब चीज़ से उसको खरीद पाएंगे। और वो जो मार्केट जैसे फिलहाल अ, फिलहाल जो है कि वो जो वुमेन सेक्टर है या फिर जो हैंडीकैप हैं, उनको ऊपर ज़्यादा ये लोग फ़ोकस करेंगे और उनको पहले तो वो थोड़ा-सा ट्रेनिंग देंगे। इंक्यूबेशन सपोर्ट वो प्रोवाइड करवाएँगे, जिसमें ऑनबोर्डिंग, फ्री कैटलॉगिंग, मार्केटिंग, अकाउंट मैनेजमेंट, बिज़नेस इनसाइट एंड वेयरहाउसिंग सपोर्ट उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और जैसा कि एमडी और सीईओ एपीएसएसडीसी अर्जा श्रीकांत ने कहा कि ये हेल्प करेगा प्रोड्यूस करने में, जितने भी आर्टिशियंस हैं उन सबको रिमोटेस्ट प्लेस ऑफ आंध्र प्रदेश से भी एक सीमलेस मार्केट प्लेस को, एक सीमलेस मार्केट जगह को, अपने प्रोडक्ट को उस जगह पे पहुंचाने में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आंध्र प्रदेश जो कि फ़िलहाल ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में इंडिया में सबसे बेटर है, उसके साथ काम करने के लिए जो इनके जो फ्लिपकार्ट के जो पार्टनर हैं, वो भी बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड है। ऐसा चीफ कोऑपरेट ऑफिसर जो है, अफेयर ऑफिसर जो है फ्लिपकार्ट के, वो कहते हैं, रजनीश कुमार कहते हैं। इसके अलावा अगर हम फ्लिपकार्ट समर्थ के बारे में थोड़ा-सा बात करें, तो वो करीब-करीब 5 लाख ऐसे आर्टिशियंस हैं, जिसमें वीवर्स, माइक्रो एंटरप्राइजेज़ अक्रॉस इंडिया जो हैं, वो इससे फ़ायदा अभी तक उठा चुके हैं लाइवलीहुड मिशंस के थ्रू। और रेप्यूटेड एनजीओज़, गवर्नमेंट बॉडीज़, लाइवलीहुड मिशंस, इन सब के साथ ये लोग काम करते हैं। और वुमेन लेड एंटरप्राइजेस, डिफरेंटली एबल एंटरप्राइजेस, आर्टिशियंस एंड वीवर्स, इनको कैसे ऊपर पुश किया जाए उसके ऊपर ये काम करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, डीएसडीईआई जिसका शॉर्ट फॉर्म है, इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश सरकार जो है वो भी बहुत ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट का काम कर रही है। और अभी तक करीब-करीब 16 लाख बच्चों को रजिस्टर हो चुके हैं, वहाँ पे स्किल उनको डेवलप किया जा सकता है। और करीब-करीब 9 लाख बच्चे जो हैं, यंग प्रोफेशनल जो हैं, उनको फॉर्मल सेक्टर में, वर्कफोर्स में इनवाइट करवा चुकी है। इसके लास्ट में हम लोग सबसे लास्ट जो आर्टिकल है वो डिफेंस मिनिस्टर जो है 2 दिन का जो लद्दाख विजिट है उनका, उसमें वो गए थे। इसके अंदर वो लद्दाख और जेएनके जो लोग दोनों जगह घूमेंगे। इसमें हम लोग का बैटल ड्रिल हुआ था, जिसके अंदर हाई एल्टीट्यूड एयरबॉर्न एक्सरसाइजेस किया गया था ट्रूप के द्वारा। और इसके अंदर बहुत सारा हम लोग का जो है कि लद्दाख स्काउट्स और डिफेंस सोर्सेज जो हैं वो लोग इसके अंदर काम किए। एक्सरसाइज जो है वो
स्तंका नियर लेह जो है वहाँ पे ये सब सारा कुछ हुआ है। तो इसमें जो है पूरे ये आर्टिकल के अंदर में आपको देखिए कि मोदी साहब का जो विज़िट हुआ था वो निमो में हुआ था, और जो अभी इनका इनका जो राजनाथ सिंह का विज़िट हुआ है वो स्तंका जो है वो लेह के सामने हुआ है। तो ये दोनों जगह जो है वो जगह इम्पोर्टेंट हुआ था, बाकी तो ये इसमें ऐसे ही डायलॉग बाजी है। तो वो जगह हम एक बार देख लेते हैं और आज का जो है लेक्चर वो ख़त्म करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्तंका जो है वो इस जगह पे है लेके, इसके पास में जो इंदस रिवर है वो होकर गुजरती है, यहीं पे अभी हमारा जो है वो अभी ड्रिल हुआ था, और इससे ही लगा हुआ है हमारा निम्मो, जहाँ पे अभी हमारे प्रधानमंत्री गए थे कुछ दिन पहले, जो सरप्राइज विजिट था उनका, तो वो भी इसी जगह पे है, लेह के पास में ही है। ये हमारा निम्मो जगह है इस जगह पे, और ये हमारा टोटल लद्दाख है। तो ये संतांका संतांका और ये आपका इधर निमो, और लेह जो है वो इस जगह पे है, ये पूरा लेह का ही एरिया आता है, ठीक है। और इससे इंदस जो रिवर है वो दोनों से ही टच होकर के निकलती है, ये हम लोग को याद रखने का है। अगर थोड़ा सा वाइड हम लोग जूम अप करके देखें, जूम आउट करके, तो देखिए कि हिमिस नेशनल पार्क जो है वो लद्दाख के पास में है, और इधर साइड में हम लोग का वो जो झील है पांगोंग तोसो, वो इसके थोड़ा सा आगे जा कर के हो। तो ये हमारा आज का मैप था। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द डिस्कशन। हम लोग मिलते हैं अब कल तो संडे है, मंडे को मिलते हैं। थैंक यू।